और ये गरम पंथ जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि नरम से उलट था, है ना। तो कांग्रेस में हम लोग क्या देखते हैं कि एक सेकंड यार, ये जो कांग्रेस है इसकी जब स्थापना हो रही है तो वहां पर है नरम पंथ या नरम पंथी, इनके बारे में हम लोगों ने बड़ी विस्तार से बात की। लेकिन धीरे धीरे नरम पंथ के भीतर से ही एक नई धारा का उदय हो गया। नरम और गरम अपनी बातचीत में कहा जाता है ना, भाई जिंदगी जो है ना वो नरम गरम तरीके से चलती रहती है। कहीं पर आपको नरमी से पेश आना होता है और कहीं पर आपको गर्मी से पेश आना होता है, थोड़ा सा अपनी ताकत दिखानी पड़ती है। तो ये जो हमारे गरम पंथी हैं, वो गरम पंथियों की शिकायतें हैं ये कि जो नरम पंथी है हद से ज्यादा नरम है, ठीक है, हद से ज्यादा नरम है। और जाहिर सी बात है कि गरम पंथियों का कहना है कि गरम पंथी हद से ज्यादा गरम है, ठीक है, उग्र है। तो ये जो उग्रता है, जो आक्रामकता है, जो गरम पंथ है, वो धीरे 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 उभर रहा है कांग्रेस के भीतर। और यहां कांग्रेस इसी के बीच से विकसित होते हुए आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई कि कहीं पर मतलब आपके परिवार में ही देख लीजिए, आप भाई बहनों के अंदर कोई थोड़ा नरम होगा, कोई गरम होगा। लेकिन कभी परिवार का अगर कोई झगड़ा हो जाता है किसी से तो दोनों की जरूरत पड़ती है। गरम वाला ना इसलिए कि भाई देखो ऐसा है, हमारी भी लाठी में दम है, ये एहसास सामने वाले को करवाने के लिए उसकी जरूरत है कि भाई मारपीट करोगे तो हमको भी मारपीट करना आता है। लेकिन नरम वाला इसलिए जरूरी है कि मान लो सामने वाले को ज्यादा मारपीट करना आता है और मामला गड़बड़ हो जाए, हाथ से निकल जाए, तो नरम वाला खड़ा हो जाए कि भाई देखो समझौते की बात कर लो। तो जिंदगी में दोनों आयाम जरूरी है, तो वैसे कांग्रेस के अंदर दोनों आयाम है। अब हुआ क्या, ये जो गरम पंथ है उसका उदय, जाहिर सी बात है कि नरम पंथ के खिलाफ जो प्रतिक्रिया बन रही है कि भाई नरम पंथी सरकार को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, ये उनकी मूल शिकायत है कि आप कुछ भी कर लीजिए, ब्रिटिश सरकार आपकी बात नहीं सुन रही। जाहिर सी बात है कि उन्होंने कहा कि नरम पंथ असफल है, ठीक है, सरकार पर प्रभाव नहीं है। ये बातें उन्होंने कही कि ये दो बातें हैं और ये सिद्ध भी हो गया। सिद्ध दो चीजों से हो गया। पहला, मैंने कल बात की थी ना, हथियार रखने की आजादी। नरमपंथी भी ये कह रहे हैं कि भारतीयों को हथियार रखने की आजादी दी जानी चाहिए, लेकिन आर्म्स एक्ट आ रहे हैं। नरमपंथी कह रहे हैं कि हमको भाषण की, प्रेस की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन क्या आ रहे, प्रेस एक्ट आ रहे हैं, दमनकारी कानून आ रहे हैं। इनके बारे में हम लोगों को बात जब करनी है तब करेंगे। दमनकारी कानून जो बने उसमें आर्म्स एक्ट और प्रेस एक्ट के बारे में अलग से बात करनी। तो यहां पर क्या हो रहा है, दमनकारी कानून, इसमें ब्रैकेट में हम लोगों ने लिख लिया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ठीक है, कब आया, 1878। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ गया। वर्नाकुलर क्या होता है, वर्नाकुलर का मतलब होता है क्षेत्रीय भाषाएं, ठीक है, क्षेत्रीय भाषाएं। जब आप लिख रहे हैं तो अपनी समझ के लिए कहीं पर वर्नाकुलर और डैश लगाकर क्षेत्रीय भाषाएं लिख लीजिएगा। तो ये क्षेत्रीय भाषाओं पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया, उसके अखबारों पर रोक लगाई, कहा कि हम अखबार अगर छपने देंगे तो कंटेंट चेक करेंगे। अभी लिखते क्या हो तुम, क्यों, छोटी सी बात है, क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, ठीक है, इस तरीके की क्षेत्रीय भाषाओं के अखबारों पर शिकंजा कस रहे हैं अंग्रेज। क्यों, अंग्रेजी के अखबार कम लोग पढ़ते हैं, अंग्रेजी जानने वाले पढ़ते हैं, शहरी पढ़ते हैं, और शहरियों में भी अमीर लोग पढ़ते हैं, ठीक है, और उस जमाने में तो और अमीर लोग पढ़ते हैं, बहुत कम लोगों को अंग्रेजी आती है। तो अंग्रेजी में अगर तुम कुछ लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तुम क्षेत्रीय भाषाओं में लिख रहे हो तो उसमें दिक्कत है। क्यों, क्योंकि आम जनता तक जो है आपकी बात पहुंच जाती है। तो ये हो रहा है। तो अब क्या हुआ, सरकारी जो है कानून जो आ रहे हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जैसे, वो दमनकारी कानून आ रहे हैं। तो नरमपंथियों की बात सरकार नहीं सुन रही, जो नरमपंथी कह रहे हैं उसका हो रहा है उल्टा। फिर 1892 का जो एक्ट आया वो भी बहुत निराशाजनक है। मतलब क्या ही होता है यार, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में तुम सदस्यों की संख्या बढ़ा के कर रहे हो 10 से 16, कोई मतलब, वो 6 आदमी बढ़ाया, अरे 60 कर देते तो भी समझ में आता कि नरमपंथी जो चाह रहे थे वो आपने कर दिया। लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने इनको बहुत ज्यादा किया निराश। इन सबके बावजूद जो नरमपंथी हैं वो नरम के नरम ही बने हुए। वो कह रहे नहीं अंग्रेज अच्छे हैं, जैसा निकल कहा था, महारानी तक बात नहीं पहुंच रही, ब्रिटिश संसद को बताना होगा, ब्रिटेन के अंदर जनता को हम बताएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। गरमपंथी कह रहे ना बाबू, इससे तो ना होने वाला है, कुछ हमें करना पड़ेगा। और इसके बीच में क्या हो रहा है कि कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां, छुटपुट क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हो गई हैं, ठीक है, छुटपुट क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हो गई। और वो क्या है, एक बहुत बड़ी घटना हुई, चापेकर बंधु हुआ करते थे, ठीक है, चापेकर बंधु, दो भाई थे, भाई दरअसल 3 थे, लेकिन 2 भाइयों ने मिलकर के एक कांड कर दिया। हुआ क्या कि 1896 में भारत में फैला प्लेग महामारी। तो जैसे कोविड तो तुम लोगों ने देखा ही है, महामारी जब फैलती है तो क्या होता है। अभी फिर से कोविड का शोर मच रहा है, आने वाले दिनों में हो सकता है अचानक कहा जाए कि 50,000 केस हो गए हैं देश भर में, लॉकडाउन करेंगे, भगवान जाने। लेकिन मैं तुमको कह रहा हूं कि तुमने कोविड जैसा जो है महामारी को देखा है। 1896 में प्लेग फैला। प्लेग जाहिर सी बात है चूहे से फैलता है, और चूहे जाहिर सी बात है गंदगी में प्रश्रय पाते हैं। तो वो क्या हुआ कि कई तमाम सारी जगहों पर, जहां पर बंबई में जो प्लेग फैला था,
उसकी रोकथाम के लिए सरकार ने जो है थोड़ा सा सख्ती कर दी। लोगों के घरों में घुस करके जो है साफ सफाई देखना, छिड़काव करना, चूहा मार जो दवाइयां होती थी उनके छिड़काव करना। ठीक है, चूहे सबसे ज्यादा घर में कहाँ घुसे रहते हैं? किचन में। और किचन जो है वो घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। क्यों? क्योंकि भाई वहां पर खाना होता है, के लिए अलग चप्पलें रख ली। डर लग जाता, हदस जाता दिल अंदर से कि भैया ये हुआ क्या, ऐसा का है तुम एस्ट्रोनॉट बन के आए हो पीपी की किट पहन के। तो उस जमाने में भी क्या करते थे कि प्लेग का संक्रमण ना हो जाए, इसके लिए अधिकारी वगैरह भारी भारी जूता उता पहनते थे चमड़े का, और मुंह वगैरह ढक करके चलते थे, हल्का सा ऊपर जो है हेलमेट जैसा लगा के चलते थे। तो वैसे भी डरे हुए लोग कि भाई हो क्या गया है, क्या ही होती है चीज ये प्लेग, और लोग मर रहे हैं, बुरी तरीके से लोग मर रहे हैं। तो उसमें जो ब्राह्मण थे पूना के, उनको सबसे ज्यादा इस चीज पर आपत्ति थी कि तुम चमड़ा का जूता पहन के बेटा दम से आते हो, घर में घुस जाते हो, और घर में घुस के तुम किचन में घुस जाते हो। वहां किचन में कोई चप्पल पहन के नहीं जा सकता। और यहां पर इस तरीके की सर्च कमेटीज थी। ये चापेकर बंधु रहने वाले थे पूना के, और पूना में जो प्लेग कमेटी का जो हेड था, एक ब्रिटिश अधिकारी, उसका नाम था रैंड। ठीक है, रैंड जो है उसकी इन्होंने कर दी हत्या। ठीक है, पूना के प्लेग कमेटी के प्रमुख की कर दी हत्या। किस सन में कर दी? 1897। ठीक है, अब ये पहली ऐसी महत्वपूर्ण घटना है जो क्रांतिकारी आंदोलन का मतलब है कि हम हिंसा के सहारे, ठीक है, हिंसा के सहारे हम अंग्रेजों को डरा देंगे और डरा करके अपने देश से भगा देंगे। तो यहां पर क्या हुआ? चापेकर बंधु, उसमें 3 भाई मैंने कहा, उसमें 2 भाई जो थे, उन 2 भाइयों को तो फांसी दे दी गई, दामोदर हरि और बालकृष्ण हरि चापेकर। ठीक है, दोनों चापेकर थे। और तीसरे थे वासुदेव हरि, उनको जो है वहां से मतलब उनको चूंकि प्रत्यक्ष रूप से वो रैंड की हत्या में शामिल नहीं थे तो फांसी की सजा नहीं। अब क्या हुआ? एक कहानी तो हुई चापेकर बंधुओं की, जो बहुत महत्वपूर्ण घटना बन गई एक परिवर्तन के हिसाब से, बहुत महत्वपूर्ण घटना बन गई। दूसरी घटना क्या हुई? 2 भाई थे जिनको कहा जाता था नाटू बंधु। नाटू बंधु नाटे नहीं थे, बौने या डॉर्फ नहीं थे, नाटू बंधु उनका ये सरनेम था। बलवंत राव रामचंद्र नाटू, ठीक है, और हरि रामचंद्र नाटू। RRR ट्रिपल R पिक्चर में नाटू 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 गाना तुमको याद है, तो यही नाटू बंधु, समझ लो यही है। ठीक है, तो ये भी 2 भाई है, नाटू भाई भाऊ। और इन्होंने एक अखबार होता था पूना वैभव अखबार के अंदर इन्होंने एक लेख लिखा, और उस लेख को अंग्रेजों ने कहा कि ये भड़काऊ लेख है, और इस लेख की भूमिका है रैंड की हत्या में। तो इनको क्या किया गया? देश निकाला दे दिया गया। मतलब पूना का उद्देश्य निकाला का मतलब होता था कि भाई पूना छोड़ के चले जाओ। ठीक है, इसको कहा जाता था देश निकाला। बाद में इसको जिला बदर कहा जाने लगा कि जिला छोड़ के चले जाओ, यानी जिले में तुमको नहीं रहना है। तीसरी चीज क्या हुई कि तिलक यानी लोकमान्य तिलक, जिनकी कहानी अब गरम पंथ से जुड़ने जा रही है, क्या हुआ है? एक हत्या हो गई है एक ब्रिटिश अधिकारी की, और नाटू बंधुओं को अखबार में, पूना वैभव अखबार में कुछ लिखने के लिए कहा जा रहा है कि तुम्हारी गलती। और तीसरी चीज क्या हो रही है कि तिलक पर कार्यवाही, और तिलक पर जो कार्यवाही है वो आपकी यूपीएससी के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यहां से माना जाता है कि जो धीरे धीरे नरमपंथी राजनीति के लिए असंतोष बन रहा था, वो अचानक से क्या हुआ? वो बढ़ जाता है, तेजी से बढ़ जाता है। ठीक है, चलो, तो ये वाला आज जो है हेडिंग डालो इसी के अंदर, क्योंकि कांग्रेस में गरम पंथ का उदय। ठीक है, कांग्रेस में गरम पंथ का उदय, इस तरीके का एक डायग्राम बनाओ, जो तुम लोगों ने बना ही लिया होगा मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी मैं 1 मिनट तुमको दे देता हूं। ठीक है, चलो बढ़िया। पहला बुलेट पॉइंट लिखो, 1897 में चापेकर बंधुओं द्वारा पूना के प्लेग कमेटी प्रमुख, और ब्रैकेट में लिखना प्लेग कमिश्नर प्लेग कमेटी प्रमुख, प्लेग कमिश्नर की हत्या एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। दामोदर हरि और बालकृष्ण हरि, बहुत बढ़िया, दामोदर हरि और बालकृष्ण हरि को फांसी की सजा सुना दी गई। इस मामले में अगला पॉइंट लिखना, इस मामले में नाटू बंधु के नाम से नाटू बंधु
के नाम से प्रसिद्ध बलवंत राव रामचंद्र नाटू एवं हरि रामचंद्र नाटू पर मुकदमा चलाया गया। कहा गया कि मराठी अखबार पूना वैभव में भड़काऊ लेख लिखने से चापेकर बंधुओं को रैंड की हत्या करने की प्रेरणा मिली। इस आरोप में उन्हें देश निकाला की सजा दे दी गई। निसार उदय के मूल कारण नरमपंथी असफल हो रहे हैं, सरकार पर उनका प्रभाव नहीं है, उनकी मांग के विपरीत दमनकारी कानून आ रहे हैं और 1892 का एक्ट आ रहा है। तो लगातार कांग्रेस के भीतर एक तबका उनकी आलोचना कर रहा है। ठीक है, ये मूल रूप से नरमपंथियों की जो सीमाएं थी जिन पर हम लोगों ने कल बात की थी, वही कारण बने नरमपंथी राजनीति की असफलता और वही कारण बन गए गर्मपंथी राजनीति के उदय के। ठीक है, अगला इसी में पॉइंट लिखो। इसी मामले में लोकमान्य तिलक पर भी कार्यवाही की गई। अगला पॉइंट लॉर्ड कर्जन इस समय वायसराय है। लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के प्रति कठोर और दमनकारी भूमिका निभाना शुरू कर दिया। तिलक पर कार्यवाही के बाद 1898 में सरकार के विरुद्ध असंतोष फैलाना अपराध घोषित कर दिया गया। ठीक है, अपराध घोषित कर दिया गया। अब ये गर्मपंथ जो है, गर्मपंथी कौन है? इसमें कहा जाता था लाल, बाल और पाल। तुम लोग जानते हो ये लाल, बाल और पाल कौन है? ये हैं लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय, और ये मूल रूप से पंजाब के नेता हैं लेकिन पूरे देश में जाने जा रहे हैं। बाल, ये भी तुम जानते हो, बाल गंगाधर तिलक। इन सभी नेताओं में सबसे अधिक लोकप्रिय महाराष्ट्र के नेता, ठीक है ना, महाराष्ट्र के नेता जो है लेकिन पूरे देश में जाने वाले लोकमान्य तिलक। ठीक है ना, सो हो गया बाल, और ये हुए पाल, बिपिन चंद्र पाल। कहां से? बंगाल से। अब बड़ी बात क्या है कि लाल, बाल, पाल, ये तीन लोगों की बन गई जोड़ी नहीं, ये तिकड़ी है, और ये तिकड़ी देश के 3 अलग अलग हिस्सों में बैठी हुई है। ठीक है, अभी तक नरमपंथी नेता आ गए हैं, एक साथ आ गए हैं, पूरे देश के नेता आ गए हैं, लेकिन अब 3 ऐसे नेता आ गए जहां पर यहां बैठे हैं लाल पंजाब के अंदर, बंगाल में बैठे हैं, रुको, पंजाब बंगाल में बाद में आते, महाराष्ट्र में बैठे हैं बाल और बंगाल में बैठे हैं पाल। अब तुम क्या देख रहे हो? एक नेतृत्व बन गया, लाल, बाल, पाल की तिकड़ी बन गई, पूरे देश में लोकप्रिय हो रही है। और जैसा अभी हमारे स्टूडेंट ने कहा, प्रदीप ने, ठीक है, प्रदीप ने, जब उसने सही नाम बता दिया तो मैं प्रदीप ही कहूंगा, प्रदीप, कि भाई अब होगा पॉजिटिव चेंज।
देखो हर पीढ़ी की एक भूमिका होती है बच्चे, पॉजिटिव निगेटिव ये सब बातें बात की नहीं। अभी 3 तिकाड़ा हिमानी काम बिगाड़ा नहीं, 3 तिकाड़े ने काम बनाया, आगे बढ़ा दिया, ठीक है ना। ठीक है हिमांशु, तो एक ही सवाल पे अटके पड़े हो, रुक जाओ यार, भटकाओ नहीं मुझको, हारमोनियम चाचा नहीं बनाओ, किसी दिन बात कर लेंगे। तो यहां क्या हो रहा है कि देश के 3 अलग अलग हिस्सों में 3 नेता उभर रहे हैं, और वो तीनों नेता जो है तिकड़ी बना करके देश में जाने जा रहे हैं, लाल बाल पाल। यानी देश अब एक हो रहा है, एक हो रहा है, और वो एक हो रहा है राजनीतिक रूप से, यानी हम धीरे धीरे भारत का एकीकरण, राजनीतिक एकीकरण होता जा रहा है। 3 अलग अलग इलाके अब एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, यानी राजनीतिक एकीकरण, ठीक है, राजनीतिक एकीकरण। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, कांग्रेस में लाल बाल पाल की तिकड़ी ने गरम पंथ को एक सशक्त धारा बना दिया, सशक्त धारा बना दिया। लाल, अब इसके नीचे लिख लेना लाल और डैश लगा देना, लाला लाजपत राय, जैसा कि तुम लोग लिख लेना इसको। बिल्कुल निसार, अभी आएंगे बेटा, गरमपंथियों के चलते हुआ कि नरमपंथियों के चलते हुआ ये भी देखेंगे, अभी उसी पर आएंगे। तो लिखो लाल डैश लगाओ, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ब्रैकेट में लिख देना पंजाब, बाल गंगाधर तिलक, ब्रैकेट में महाराष्ट्र, पाल बिपिन चंद्र पाल डैश बिपिन चंद्र पाल, ब्रैकेट में बंगाल। अच्छी बात है बेटा हिमांशु, जिज्ञासा बढ़ जाए ना एक टीचर के पढ़ाने से, तो फिर क्या ही कहते हैं, अगर आपकी भूख बढ़ जाए, ज्ञान की भूख बढ़ जाए, और करना क्या है यार, यही तो कर देना है, तो बहुत अच्छी बात है, ये और जानने का मन करता है। इस पर आऊंगा किसी दिन, ये तुमने शायद दोबारा पूछा है, तो उस पर जरूर आऊंगा, ठीक है ना। चलो अब देखो, यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज हम लोग देख लेते हैं, लोकमान्य तिलक के बारे में। तिलक बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक कैरेक्टर है, महाराष्ट्र के एक नेता जिन्होंने नरमपंथी राजनीति की आलोचना की, और नरमपंथी राजनीति की आलोचना करके गरमपंथी राजनीति की पैरवी की, और उस गरमपंथी राजनीति में उन पर 3 बार राजद्रोह के मुकदमे चलाए अंग्रेजों ने। राजद्रोह का मुकदमा इंडियन पीनल कोड में 1870 में जो राजद्रोह का क्लॉज आया था वहाबी मूवमेंट को दबाने के लिए ना, तो तिलक पर तो 3 बार लगा दिया, ठीक है ना, 3 बार तो उन्होंने तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चला दिया, और तीनों बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण मुकदमे हैं, जहां प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आपको बहुत दिखाई देंगे, ठीक है, इसलिए इसको हमें देख लेना। अब देखो तिलक पर ये राजद्रोह के मुकदमे हैं, और आप देख रहे हैं कि पहला मुकदमा 1897 में हो रहा है, जिसका हम लोग जिक्र कर रहे थे, ठीक है। स्लाइड को लिखते रहना, मैं बाद में भी टाइम दे दूंगा, समझते समझते लिखते रहना। तो पहला मुकदमा कब हो रहा है, जब रैंड की हत्या हो रही है, चापेकर बंधुओं को फांसी दी जा रही है, और नाटू भाइयों को देश निकाला दिया जा रहा है, उसी समय उन पर भी मुकदमा चला दिया। मुकदमा क्यों चला, ये आपको प्रीलिम्स के लिहाज से जानना चाहिए। एक कविता जो है उन्होंने अपने अखबार में छाप दी, ठीक है, अखबार में छाप दी। अखबार क्या था, उसका नाम था केसरी, ठीक है, बोलो जुबा केसरी वाला केसरी नहीं है वो, ठीक, लेकिन फिर भी वहां से याद हो सकता है कि केसरी, और ये जो केसरी है ये मराठी अखबार है, ये ध्यान रखना है। किसी स्टेटमेंट में बच्चे अगर दे दें कि तिलक पर राजद्रोह के मुकदमे के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य सत्य या असत्य है, और उसमें लिख दें कि जो है केसरी नामक अखबार अंग्रेजी में निकलता था, और आप कहोगे हाँ निकलता है, क्योंकि लिखा है, जब लिखी हुई चीज तो गलत नहीं लगती है, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है, केसरी मराठी अखबार है, और मराठी अखबार में ये जो है एक कविता थी, लेख थे, खासतौर पर शिवाजी के उद्गार नाम की जो कविता थी, उस पर जो है आपत्ति अंग्रेजों ने जताई। अंग्रेजों ने कहा कि भाई इस कविता में जो अफजल खान का वध है उसका वर्णन किया गया है, और उसी वध का वर्णन पढ़ करके रैंड की हत्या चापेकर बंधुओं ने कर दी। अब शिवाजी और अफजल खान वाली कहानी तुमने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो संक्षेप में सुन लो कि अफजल खान जो है वो मिलने के लिए बुलाता है शिवाजी को वार्तालाप के लिए, और कहता है कि हम संधि के प्रस्ताव पर बातचीत करेंगे, ये पूरा मुगलों के साथ उनकी झगड़े चली रहे हैं, औरंगजेब का प्रतिनिधि है। तो अफजल खान अपने शिविर में बुलाता है, और ये साजिश रचता है कि शिविर में बुला के हम मार देंगे शिवाजी को। अब शिवाजी तो शिवाजी ठहरे। तो एक चीज होती है बघनक, बघनक किसको कहते हैं, बाघ जैसे नाखून, ठोस ढलवा लोहे के बघनक पहनते थे, और यहां पर वो ऐसे मुट्ठी में रिंग्स की तरह फंसा लो और बैठे रहोगे, हाँ सर बिल्कुल सर कोई बात ही नहीं। इसे गए पीछे से, शिवाजी जैसे देखा कि ये जो है ना उनको ऐसे गले मिला, और अफजल खान ने शिवाजी को लिया कस कि तुमको बेटा ना हड्डियां तुम्हारी हम चरमर चरमर तोड़ देंगे, तुमको आज यहीं मार देंगे। तो वो तो लिए थे बघनक, उन्होंने कहा हाँ बेटा मुझे भी तुमसे उतना ही प्यार है, लो पीछे से ऐसे लड़ा फाड़ दिया।
बघनक से। अब ये अफजल खान है तो ये शिवाजी है। लेकिन बेटा महत्वपूर्ण बात यहां पर एक सुन लो जो तुम्हारा टीचर ही तुमको बताएगा। जब अफजल खान चिल्लाया तो अफजल खान को बचाने के लिए जिस आदमी ने शिवाजी पर हमला करने की कोशिश की वो कौन था? एक हिंदू। अफजल खान को बचाने के लिए, ठीक है, राजपूत। और इधर से बाहर जो शिवाजी को गार्ड करने के लिए जिसने कहा कि नहीं हम अकेले आपको जाने नहीं देंगे क्योंकि अफजल खान पता नहीं आपके साथ क्या करे, तो शिवाजी को बचाने के लिए जो आदमी इधर शिवाजी की तरफ से कूदा वो आदमी मुसलमान। इतिहास के भीतर ऐसे तमाम सारे किस्से आपको मिल जाते हैं। तो ये कहानी है। तो अंग्रेजों ने कहा कि बेटा तुमने ये जो है शिवाजी के उद्गार नाम की कविता छापी, अफजल खान का उसमें वध दिखाया, चाकपेकर बंधुओं ने पढ़ा, चाकपेकर बंधुओं ने कहा ए भाई आइडिया आ गया, रैंड को मार दिया जाए। रंग दे बसंती पिक्चर देखी ना, हम लाला जी की मौत का बदला लेंगे, तो वही टाइप से कुछ मामला हो गया, ये कांड हो गया यहाँ पर। तो ये मुकदमा चला। तो आपको ध्यान रखना कि पहला मुकदमा शिवाजी के उद्गार नामक कविता। तो कहा कि ये भी उकसावा है। सब लोग जो है ना भड़काऊ लेख वेख लिख रहे थे, कविता छाप रहे थे, इसी चक्कर में रैंड की हत्या हो गई। 18 महीने की जेल हुई। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हुआ दूसरा मुकदमा 1908 में। फिर से तिलक पर एक मुकदमा होता है। दूसरा मुकदमा भी केसरी को लेकर ही होता है। केसरी अखबार में एक लेख लिखा, देश का दुर्भाग्य। और जो क्रांतिकारी थे उन क्रांतिकारियों के समर्थन में शिवाजी ने यह लेख लिखा था। अंग्रेजों ने कहा आप जो है क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल हाइट बहुत था, बिल्कुल सही कह रहा। अफजल खान था बहुत एकदम हा हूती जिसको कहते ना, बहुत लंबा चौड़ा भाई। तो क्रांतिकारियों को आप बढ़ावा दे रहे हैं और क्रांतिकारी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ऊपर जो है ना अंग्रेजों के ऊपर हमले किए जाए। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। क्रांतिकारी आंदोलन का जब जिक्र करेंगे तो उन घटनाओं को अलग से भी पढ़ेंगे। लेकिन जैसे चापेकर बंधु की घटना है वैसे ही और भी घटनाएं देश भर में हो रही है। तो उन्होंने समर्थन में लेख लिख दिया। 6 साल की सजा दे दी इस बार। और 6 साल की सजा कहां दी? मंडालय जेल। सीधा सवाल पूछ लेंगे कि मंडालय जेल कहां स्थित है, आप कहेंगे बर्मा में। अगर वो लिख देंगे कि मंडालय जेल कहां स्थित है, उसमें श्रीलंका लिख दिया उन्होंने, ठीक है, श्रीलंका लिख दिया, बर्मा लिख दिया, इंडोनेशिया लिख दिया और मलाया लिख दिया, तो नए स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजन हो जाता है। बर्मा की मंडालय जेल क्यों? अंग्रेज ना ब्रिटेन और अमेरिका पूरी दुनिया में ऐसी जेलें बना के रखते हैं। एक जेल के बारे में तुमने सुना होगा, ग्वांटेमाला। ग्वांटेमाला के अंदर एक जेल बनाई है। उस जेल के बारे में यह होता है कि भाई साहब हमको सपने में भी वो जेल ना आवे, इतनी यातनापूर्ण जेल मानी जाती। तो वैसे ही बर्मा का मानसून, बर्मा का जो वेदर है, मौसम इस तरीके का है कि कोई अगर भारत से बर्मा चला जाए, नॉर्थ ईस्ट के लोग थोड़ा सा हैबिचुअल है, लेकिन घने जो है विश्वतीय जंगलों के भीतर बारिश बारिश बारिश, नमी और घुटन, मंडालय की जेल के भीतर, वहां तिलक को भेज दिया। ठीक है। तीसरा मुकदमा चलाएंगे होम रूल लीग। अभी हम लोग बात करेंगे आगे चलकर, तो होम रूल लीग में सक्रियता की वजह से। लेकिन इस बार 1916 में जब ये मुकदमा चला तो तिलक बरी हो गए, क्योंकि अब माहौल देश का रहा है बदल। तो ये पूरा पढ़ जाते हैं बच्चे कभी कभी, और ये जो है समझ में नहीं आता कि तिलक पर कितने मुकदमे चले। तो ये आपने देख लिया प्रीलिम्स के लिहाज से। अब देखो, तिलक 2 अखबार निकालते थे। मैंने क्या कहा, एक तो था केसरी जो मराठी में निकलता था, और दूसरा है मराठा जो अंग्रेजी में निकलता था। याद करने का सीधा सा तरीका है कि भाई जिस अखबार का नाम आपने मराठा रखा था उसको मराठी में निकाल देते, और जिसका केसरी रखा था उसको अंग्रेजी में निकाल देते। लेकिन यहां उल्टा हो गया, जिसका नाम मराठा रखा वो अखबार अंग्रेजी में निकाला, और जिसका नाम केसरी रखा उसका नाम मराठी में निकाला। ठीक है। ठीक है मनीषा, साइड में होकर समझाता हूं, तुम लिख लो। ठीक। ठीक है बच्चे। अब देखो एक बहुत बड़ी बात, निक विंसेंट शिरोल हुआ करते थे। भारत की राजनीतिक स्थिति पर विचार करते समय उन्होंने कहा कि भाई भारत में असंतोष जन्म ले रहा है, और जो भारत में असंतोष जन्म ले रहा है उसका जनक कौन है, यानी उसका पिता कौन है? उन्होंने कहा लोकमान्य तिलक भारतीय असंतोष का जनक है। बात समझ गए ना? तो प्रश्न कैसे बन सकता है, विंसेंट शिरोल ने किस भारतीय नेता को भारतीय असंतोष का जनक कहा था? और वहां पर अगर गांधी जी आ जाएंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। शिरोल ने यह बात तिलक के लिए कही है, ठीक है ना, तिलक के लिए कही है। अब इन 2 पॉइंट्स पर आने से पहले आ जाओ यहां। देखो, ये जो नरमपंथी राजनीति थी, नरमपंथी राजनीति, उसका सामाजिक आधार क्या था? शिक्षित और शहरी। जो शहर में है वही लोग ज्यादा शिक्षित है, और जो शिक्षित है वो अंग्रेजी पढ़ते थे उस जमाने में। ठीक है। अंग्रेजी का बड़ा खौफ समाज में हुआ करता था। तुम लोग तो एक कंफर्टेबल सोसाइटी में पैदा हुए हो जहां, ठीक है ना, जहां पर देखो सुजीत, अफजल खान को धोखे से मारना बहादुरी का प्रश्न नहीं था, युद्ध करके पराजित करना चाहिए था, युद्ध ही हुआ। अफजल खान जब यहां पर शिवाजी की हत्या करने की कोशिश कर रहा है उनको जकड़कर, तो आत्मरक्षा जो है बहादुरी है, आत्मरक्षा बहादुरी का कार्य है। ठीक है ना। चलो ये झगड़ा नहीं करो, ठीक है ना। तो यहां पर एक चीज समझ लो, फिर आते हैं आशीष, उस पर भी आते हैं। एक तो है शिक्षित और दूसरा है शहरी। शिक्षित और शहरी जो मध्य वर्ग है वो ही नरमपंथी राजनीति का आधार है। ठीक है, नरमपंथी राजनीति का आधार है ये नरमपंथी, नर या नरमपंथ का सामाजिक
आधार, ठीक है ना, इसको ऐसे ही बना लो। नरम पंथ का ये सामाजिक आधार है, शिक्षित और शहरी। लेकिन इसमें कौन नहीं है, इसमें बहुत छोटा यानी बहुत अल्पसंख्यक तबका है जिस तक नरमपंथी पहुंच रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो इस घेरे से बाहर है, जो इस घेरे से बाहर है। और गर्मपंथी अब क्या कर रहे हैं, गर्मपंथी इस घेरे को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया गर्म पंथ का सामाजिक आधार। उनका कहना यह है कि भाई साहब इससे बात नहीं बनेगी, जनता जो है बाहर खड़ी है तो हमें जनता तक जाना होगा, जनता तक जाना होगा, यानी लोगों को यहां पर हमें जागरूक करना होगा। तो यहां पर एक बहुत बड़ा जो टर्म जिसको कहते हैं कि जिसे हम कहें कि नरमपंथी जो राजनीति है उसने क्या कर दिया, राष्ट्रीय आंदोलन आजादी की लड़ाई का घेरा बड़ा कर दिया। अभी गांधी आएंगे तो घेरा इतना बड़ा कर देंगे और गांधी के बाद ये पूरा बोर्ड ही जो है ना ये घेरा बन जाएगा, ठीक। तो ये वेना रेखा आप देख रहे हैं कि शिक्षित शहरी, और यहां पर क्या हुआ, गर्म पंथ का एक सामाजिक आधार है जहां पर वो कोशिश क्या कर रहे हैं कि हमें जनता तक जाना होगा। और इस प्रयास में जो तिलक क्या करते हैं कि गणपति उत्सव, गणपति गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाना शुरू करते हैं। यह है क्या, जनता के बीच जाने का प्रयास, जनता के बीच जाने का प्रयास। और जनता अभी किस नाम पर बाहर आती है, जनता जो है अंग्रेजों का विरोध करने के नाम पर अभी क्यों बाहर आएगी, जनता आएगी गणपति उत्सव मनाने। अपना समाज ना एकदम गणपति उत्सव। रश्मि बिल्कुल डीप में नहीं पढ़नी है बेटा, जितना हम लोग पढ़ रहे हैं बस उतना ही ऊपर ऊपर तैरना है, ऑप्शनल्स के लिए डीप में जाना है, यहां पर केवल सतह पर तैरते हुए निकल जाना, ठीक है ना। चलो चलो ठीक है ना, बिल्कुल श्वेता, नरमपंथियों का सामाजिक आधार केवल पढ़े लिखे शहरी लोगों तक सीमित था, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हुआ, ये दोनों उत्सव क्या है, ये है धार्मिक उत्सव, धार्मिक उत्सव यानी धर्म का जो है सहारा लेकर जनता में राजनीतिक चेतना, राजनीतिक चेतना का विस्तार। अब इसको समझ लेना ये हुआ क्या भाई, देखो मान लो हम लोग सब उसी जमाने में चल रहे हैं, तुम लोग भी क्रांतिकारी हो, मैं भी क्रांतिकारी हूं, या मैं भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हूं, मैं सीनियर मोस्ट हूं, मुझे तिलक मान लो। तो मैं कहूं कि जनता तक कैसे पहुंच सकते हैं, यहां पर नरमपंथी तो केवल बहुत अंग्रेजी ना पढ़े लिखे लोगों तक ही पहुंचे हैं। तो जनता तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा भाई, जनता आए कैसे, तो हम बहुत पर्चा बांट देंगे कि हम अंग्रेजों का विरोध करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। जनता भी जागरूक नहीं है, नहीं आई। सबसे पहली जरूरत है जनता को लाना। तो कहा कि हम चलो गणपति उत्सव धूमधाम से मनाएंगे, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आओ, बिल्कुल ये निसार अपना ढोल ले आया, सुजीत अपना गुलाल उलाल ले आया और कंधे पे रखे गणेश जी की बड़ी सी मूर्ति, और कहा कि हम लोग चलेंगे भव्य विसर्जन, परंपरा है ये। लेकिन तिलक ने उसका बहुत धूमधाम से आयोजन शुरू कर दिया। और वही चीज शिवाजी, शिवाजी मराठी स्मृति में उनकी चेतना में बैठे हुए, तो शिवाजी का उत्सव हम मनाएंगे। जनता आ गई, जनता अंग्रेजों विरोध करने नहीं आई, जनता आई गणपति बप्पा मोरिया करने। अब जनता जब आ गई तो उसको पर्चा पकड़ा रहे हैं, वहां पर भाषण दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई शिवाजी की तरह हमको जो है ना वीरता पूर्वक अब अंग्रेजों का सामना करना चाहिए, ये करना चाहिए। वो जनता आई थी पूजा करने तो हो गई राजनीतिक। तो जनता का राजनीतिकरण करने का ये प्रयास कर रहे हैं। तो गणपति उत्सव और जो है शिवाजी उत्सव, ये 1893 और ये 1896। तो लोकमान्य तिलक क्या कर रहे हैं, जनता को खींचने के तरीके यहां पर वो सोच रहे हैं कि क्या हो सकते हैं, और वो ले लेते हैं यहां पर धर्म का सहारा। दूसरी चीज क्या है कि ये तो एक तरीका हो गया। तो पहली चीज हो गई कि जनता तक जाने का प्रयास, तो धर्म का सहारा लेकर जनता के पास जा रहे हैं। दूसरी चीज क्या है महत्वपूर्ण, जनता, जनता के हितों की रक्षा हेतु आक्रामक कार्यवाही। वो क्या कर रहे हैं, कर न चुकाने का अभियान। कब, 1896 97। अब जनता के हित है, जनता को हम खींच के ले आए, लेकिन जनता के मुद्दे हैं, और जनता के मुद्दे क्या है, टैक्स बहुत ले रहे हैं अंग्रेज, तो टैक्स नहीं चुकाएंगे। अब ये नरमपंथी नहीं कर सकते थे, ये गर्मपंथी तिलक कर सकते थे कि हम अब इस सरकार को टैक्स ही नहीं देंगे। तो कर ना चुकाने का अभियान महत्वपूर्ण क्या है कि ये कर ना चुकाने का अभियान सबसे पहले किसने शुरू किया, गांधी नहीं, तिलक। और कब, 1896 97 में। तो इसको जरा इस डायग्राम को लिखो, और जैसा मनीषा ने मुझे कहा है मैं हट जाता हूं बोर्ड से, इसको तुम लोग बना डालो, और इसके नीचे बस लिख लेना कर ना चुकाने का ये पहला अभियान है। तो कभी सवाल अगर आए तो इसको हम देख लेंगे, ठीक है। इसको जरा लिख डालो, इसमें लिखना ही लिखना है। ठीक है, लिख डाला। चलो अब देखो हमने इस बात को समझ लिया
ये जो तुमने वहां लिखा, ये जो पॉइंट छोड़े थे, ये दोनों वही पॉइंट है जो मैंने वहां पर आपको समझा दिया। अब देखो बच्चे क्या हो रहा है, ये जो गर्म पंथ है ये कुछ नए फीचर्स लेकर आया। प्रकृति उसकी क्या है? तो गर्म पंथ हमने देख लिया, गर्म पंथ की राजनीतिक प्रकृति, गर्म पंथ की राजनीतिक प्रकृति क्या है उसको स्पष्ट तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि जो गर्म पंथ का जो राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्रवाद नरम राष्ट्रवाद नहीं है, ये बहुत ही भैया उग्र राष्ट्रवाद है, उग्र राष्ट्रवाद, आक्रामक है। अब ये जान जो है लेने और देने पे तुले हुए हैं। उग्र राष्ट्रवाद की बात है कि हम राष्ट्रवादी हैं, नरमपंथी भी राष्ट्रवादी है, लेकिन ये राष्ट्रवाद उग्र है, आक्रामक है, ठीक है ना। निसार दिल्ली थ्रू द एजेस पढ़ाए हैं, सोशल फॉर्मेशंस पढ़ाए हैं। जो सबसे कठिन पेपर है बेटा वो सोशल फॉर्मेशन है। सोशल फॉर्मेशन मैं ही पढ़ाता था और कई दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी चाहते थे कि मैं उनको गाइड कर दूं सोशल फॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना। बिल्कुल श्वेता, अभी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया बेटा। तो यहां पर क्या रहा है कि यहां उग्र राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, यानी राष्ट्रवाद भी अब उग्र हो गया। दूसरी चीज है, जाहिर सी बात है, हमने देखा भी कि नए नेतृत्व का उभार हो रहा है। लाल बाल पाल तो होते ही थे, अरविंद घोष जैसे नेता भी इसके अंदर शामिल हैं। और यहां पर जो बात है कि नए प्रकार की राजनीतिक कार्यवाही, नए प्रकार की राजनीतिक कार्यवाही या नई राजनीतिक पद्धति, जैसे हमने देखा ना, जिसमें वो जनता तक जुड़ने का प्रयास, जो अभी हमने पहले देखा, और क्या है, जनता के हितों की रक्षा। केवल बात नहीं कर रहे हैं कि हमारी ये समस्या है, आप एक कानून बना दीजिए, ना बना दीजिए, ये करिए वो करिए, तो बल्कि अब जो है कह रहे हैं कि हम उसकी रक्षा करेंगे। और ये जो 96-97 का कर ना चुकाने का जो अभियान है, ये दरअसल एक ऐसी ही कार्यवाही है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि यहां पर एक बहुत बड़ी चीज आ रही है और वो है अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति, जिसका भी श्वेता ने जिक्र किया। अंतरराष्ट्रीय जो परिस्थिति है, वो परिस्थितियों में क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं। एक तो यूरोप में राष्ट्रवाद शक्तिशाली होता जा रहा है। इस समय तक आते आते इटली, जर्मनी और जैसे देशों का जो उभार है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, ठीक है ना। फिर 1905 में रूस जापान युद्ध में जापान की विजय। अब ये क्या महत्वपूर्ण है, कितनी महत्वपूर्ण है। अंग्रेज जो है भारत में ये कहते थे कि यूरोप के लोग बहुत शक्तिशाली हैं, हमसे पंगा लेने की सोच मत लेना, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया। नासिर कह रहा है, कोई नहीं श्वेता, आ जाओ बेटा। ये मोहम्मद नासिर अंसारी है, ये अपना वो एमडी नासिर जो है वो दूसरा है, ये नासिर अंसारी है। वो कह रहा है कि सर मॉडर्न हिस्ट्री तो मुझे ऐसे लग रही है, मजा आता है पढ़ते हुए, ठीक है ना। यही हो गया, उद्देश्य सफल हो जाता है, उद्देश्य सफल हो जाता है। मैंने कहा था ना, कहानी की तरह समझ लो, एक बार बस ऐसे लगने लग जाए, कहानी लगने लग जाए, तुमको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, रूस और जापान में 1904 में युद्ध शुरू होता, 5 में होता खत्म। पूरी दुनिया में अंग्रेज और गोरे लोग एशिया के लोगों को समझा रहे हैं कि तुम हमसे कमजोर हो। और भारत में तो आकर के अंग्रेज कह रहे, जानते हो काहे कमजोर हो? बोले क्यों? क्योंकि तुम जो है नॉनवेज नहीं खाते हो। अरुण क्या पूछ रहे हो बेटा, एक बार बताओ। बढ़िया है, एंशिएंट भी, मिडिवल भी, मुझे तो सारी हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री सब अच्छा लगता है, ठीक। तो भारतीय लोगों से, क्योंकि ये जानते थे कि यहां पर एक बड़ा क्लास ऐसा भी है जो नॉनवेज नहीं खाता, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि यूरोपी इसलिए भैया ज्यादा ताकतवर है क्योंकि वो सुबह दोपहर शाम नॉनवेज 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 खाते हैं, मांस खाना चाहिए, मांस खाकर के हम मजबूर हो गए हैं। इजी बोल रहे हैं, इजी लगती है, अच्छा मुझे लगा ऐसे जैसी लग रही, चलो कोई बात नहीं। अच्छा हारून, अब यार पर्सनल बात अब इस वाले मोड में तो जो है ना पब्लिक हो जाएगी, क्यों हारून? तो ये तो समस्या है, पर्सनल बात कैसे की जा सकती है, क्या तरीका हो सकता है, सोचते हैं, ठीक है ना। प्रदीप का, अपने पापा कुमार का जो है, प्रदीप का कमेंट में नहीं पढ़ता, ठीक, क्योंकि मैं, हम सब टीम है, तो सबने अपनी अपनी तरह से अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन मेरी जो तुमने तारीफ की उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आ जाता हूं टॉपिक पर, अभी उधर नहीं करूंगा बात। यहां पर बिल्कुल जूनी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार के पैटर्न से तो जो भी सवाल 9 नहीं 19 पूछ लें, इससे थोड़े कठिन भी पूछ लें, हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। स्टडी से रिलेटेड है अगर, तो हारून यही पूछ लो बेटा, ठीक है, यहीं पे बात कर लो, तो हो सकता है कि थोड़ा सा बाकी स्टूडेंट्स को भी कुछ गाइडेंस उसमें मिल जाए, है ना, ठीक है ना। चलो बिल्कुल शिवालिका, उस पर तो आना ही है बच्चे, ठीक है ना, उस पर आना। एक बार कहानी समझ लो, फिर मैं ना एक क्लास पूरी तुम्हारी मेंस आंसर राइटिंग पे ही लूंगा कि मेंस में लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे है, दिमाग में चीजों को प्रोसेस कैसे करना है, ठीक है। चलो ओके, मैं आ जाता हूं अभी फिर से क्लास पर वापस। तो अंग्रेज जो है कह रहे थे कि हम नॉनवेज खाते हैं इसलिए तुमसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए एशिया के लोग कभी भी यूरोप को हरा नहीं सकते। यहां हरा दिया, जापान ने पटक के मारा रूस को, कि पिद्दू से तो जापान है, जैसे पिद्दू से तो सचिन है, लेकिन जापान ने क्या किया कि 1869 के बाद
तेजी से अपना औद्योगिकरण कर लिया, पहला देश जिसने यूरोप की तर्ज पे अपना औद्योगिकरण कर लिया। जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तब बहुत मजा आएगा कि जापान जैसा देश कैसे इतना आगे निकल गया। ठीक है, तो यहां जापान ने हरा दिया, क्या हुआ, एकदम उत्साह आ गया बहुत तेजी से। अब इसके साथ क्या हो रहा है, आयरलैंड, ठीक है, इंग्लैंड के ठीक बगल से सटा सटा आयरलैंड के अंदर जबरदस्त जो है राष्ट्रवादी आंदोलन है, राष्ट्रवादी, ठीक है। और उस राष्ट्रवादी आंदोलन के अंदर मतलब वहां से बहुत प्रेरणा मिल रही है, बहुत प्रेरणा मिल रही है। रूस में, तुर्की में, मिस्र में, जापान में, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, लिख देता हूं, रूस, तुर्की, मिस्र, जापान, दक्षिण अफ्रीका, हर जगह क्या हो रहा है, उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद मजबूत हो रहा है। इसको देखना कि ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उपनिवेशवादी आ रहे हैं, इनका विरोध करके जो राष्ट्रवाद बनता है, जैसे अंग्रेजों का विरोध करके अगर भारत में जो राष्ट्रवाद बनता है, वहां हिंदू मुसलमान सब एक साथ खड़े हैं, और जो अंग्रेजों से नहीं लड़ेगा वो हिंदू मुसलमान को बांटने की बात करेगा, यही हो रहा है। तो यहां पर क्या है, उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद पैदा हो रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या हो रहा है बच्चे, कि हम अब गर्म पंथ के दौर में एक चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर है कि अन्याय का हम विरोध करेंगे चाहे मर जाए। तो क्या गया, संघर्ष, त्याग और बलिदान की भावना, संघर्ष, त्याग व बलिदान की भावना। तिलक माफी नहीं मांगेंगे कि हमने, हाय हमारे मुंह से निकल गई टाइप की बात, तिलक नहीं करेंगे कि हमने गलती से लेख छाप दिया, कविता पढ़ी नहीं थी छाप दी, हमको माफ कर दीजिए हुजूर, नहीं करेंगे, चले जाएंगे मंडालय जेल, बीमार हो जाते तिलक बहुत बुरी तरीके से, लेकिन माफी नहीं मांगनी है। अब देखो क्या हुआ, गर्म पंथ का हो गया उदय। अब अंग्रेज क्या देख रहे हैं कि देश के भीतर तो माहौल बदल रहा है भाई, ये कुछ लड़के निकल रहे हैं कि चापेकर बंधु निकल रहे हैं, फिर प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, ये कुछ आ रहे हैं लोग और जाकर के ना किसी अंग्रेज की हत्या कर दे रहे हैं। तो लोग, इन्होंने ये देखा कि क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही हैं, लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ गर्म पंथ का एक नेतृत्व उभर आया है पूरे देश में, और वो गर्म पंथी क्या कह रहे हैं, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी स्वराज की मांग, स्वराज वाला नारा तिलक ने अभी नहीं दिया है, लेकिन बात वो कह रहे हैं कि सेल्फ रूल चाहिए, अब हम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अंग्रेज क्या करते हैं ऐसे समय में, अंग्रेज जो है वो अपनी आंख के सामने से ये देख रहे हैं कि उग्र होता राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, आक्रामक होता या होती कांग्रेस, उसके अंदर उग्र राष्ट्रवाद व गर्म पंथ, फिर हिंसक क्रांतिकारी घटनाएं, जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ हिंसा होना शुरू हो गई है। इसका मतलब डर निकलना शुरू हो गया, तुम्हारी अब ऐसी तैसी 1857 के बाद हमको ऐसा कूच कूच के मारा था कि उसके बाद में हम संविधानवाद की तरफ आए, लेकिन संविधानवाद की लड़ाई भी लड़ेंगे और अगर जरूरत पड़ेगी तो जान भी दे देंगे, जान ले भी लेंगे। तो यहां क्या हो रहा है, हिंसक क्रांतिकारी घटनाएं बढ़ रही हैं। तो ये क्या है, इसके साथ साथ जो है भारत का राजनीतिकरण हो रहा है। अब क्या है, हर मर्ज का एक इलाज अंग्रेज जो है थोड़े समय में जान गए थे। अंग्रेजों ने कहा कि ये हो रहा है मजबूत, इनका करना पड़ेगा अंग से हमको इलाज, और इलाज क्या है, फूट डालो राज करो। बेटा अंग्रेजों ने सिखाया है कि अपना राज बचाना है तो इस देश के भीतर हिंदुओं को मुसलमानों से और मुसलमानों को हिंदुओं से लड़वा दो। कुछ लोग दिन भर जो है बैठ करके केवल मुसलमान हाय मुसलमान हाय मुसलमान करते रहेंगे, राज चलता रहेगा, और कुछ लोग दिन भर बैठकर हाय हिंदू हाय हिंदू हाय हिंदू कहते रहेंगे, राज चलता रहेगा। सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता। तो अंग्रेज यहां पर क्या कर रहे हैं कि सांप्रदायिकता की इस नीति के तहत, जिसको हम सांप्रदायिकता कहते हैं, यानी कि जो है धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों को विभाजित करना, उनको बांट देना, विभाजित करना, सांप्रदायिकता। जब हम पार्टीशन की बात करेंगे तब सांप्रदायिकता की बात कर लेंगे। तो यहां इन्होंने क्या किया, कहा कि फूट डाल दो राज कर लो और आ लो, ले आओ सांप्रदायिकता को। और सांप्रदायिकता को जब वो ला रहे हैं तो पहला काम उन्होंने क्या किया, बंग भंग, इसको कहते हैं बंग भंग, बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन। ये चीज क्या है, इसको जरा सा समझ लेने की जरूरत है। अब देखो बेटा, ये है बंगाल, ठीक है, ये है बंगाल एक नक्शे के ऊपर, और बंगाल आपको याद है, ये अभी का बंगाल हम उसमें जोड़ के आपको बता रहे हैं। आज का बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों। बंगाल क्या है, राष्ट्रवाद का अड्डा है, यानी कि जहां पर सबसे पहले सामाजिक सुधार आंदोलन की नींव पड़ी और राष्ट्रवाद की भी नींव पड़ गई। तो बहुत बड़ा गढ़ है, भारत का सबसे बड़ा प्रांत है उस समय, क्योंकि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आज का बांग्लादेश सब एक में जोड़ लो, और सबसे घनी जो है आबादी है, जनसंख्या
घनत्व बहुत है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व बहुत है, तो इसको बांट देना चाहिए। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने एक इसमें बंटवारा कर दिया। बंटवारा क्या किया कि बंगाल को पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में बांट दिया। पश्चिमी बंगाल, आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कहां है, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता बना दी। पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल की राजधानी क्या है, यानी पूर्वी बंगाल यानी आज का बांग्लादेश, ढाका, तो नई राजधानी ढाका बना दी, तो पूर्वी बंगाल। लेकिन असल में अंग्रेज करना क्या चाहते थे कि जो पश्चिमी बंगाल था उसको हिंदू बहुल बना दिया और पूर्वी बंगाल को मुस्लिम बहुल बना दिया। तो यह विभाजन धर्म के आधार पर अंग्रेजों ने कर दिया। और यहां मुसलमानों को, हिंदुओं के बीच में तेजी से राष्ट्रवाद बढ़ रहा था, लेकिन मुसलमानों के अंदर, क्योंकि 1857 में सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों का हुआ था, इसलिए मुसलमान थोड़ा शांत पड़ गए थे। तो यहां पर बना दिया मुस्लिम लीग, जिसने 1947 में भारत का बंटवारा करवाया, मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना। भैया हमारी पिक्चर में उनकी एंट्री हो चुकी है, इनको पहचान लो, इन पर बीच बीच में हम लोग नजर रखते रहेंगे। मतलब इतिहास में इन्होंने बंटवारा करवा दिया तो करवा दिया, लेकिन अब कोई मुस्लिम लीग भारत का बंटवारा न करवा पाए, इसलिए इतिहास को पढ़ना जरूरी है, यूपीएससी क्रैक करने के लिए नहीं, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है, तो उसलिए भी, है ना। तो ये हो गया बंग भंग। इस स्लाइड को जरा बनाओ, आगे बढ़े। बंग भंग, 1 मिनट दे रहा हूं, इसको ड्रॉ कर डालो। डन, बहुत ही बढ़िया। चलो फिर भी 10 सेकंड और छोड़ देता हूं, कुछ छूट गया हो तो आ जाओ। अब देखो ये हुआ क्या कि बंगाल का विभाजन जो हमने कहा, उसके बारे में हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं कि ये खेल क्या हुआ। इस खेल में अंग्रेजों ने क्या किया कि बंगाल को बांटने की कोशिश की, हिंदू और मुसलमानों को बांटने की कोशिश की। लेकिन यहां बंग भंग हमारे लिए एक और दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि ये नरम पंथ और गरम पंथ के बीच भी एक विभाजक रेखा बन गई। ठीक है, बंगाल का विभाजन होगा तो बंगाल के विभाजन पर नरम पंथी जो करना चाहते हैं और गरम पंथी जो करना चाहते हैं, इससे भी दोनों में बंटवारा हो गया। ठीक है ना, तो ये विभाजक रेखा बन गई। तो इसका नेतृत्व किसके पास है, ध्यान रखना, आरंभ में इसका नेतृत्व है नरमपंथी नेताओं के पास। कौन कौन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्र। लेकिन भाई साहब जल्दी ही नेतृत्व फिसल के चला गया गरमपंथी नेताओं के हाथ में, क्योंकि नरमपंथी तो नरम है, और आंदोलन जब हो गया, अंग्रेज जब ऐसी कोशिश कर रहे हैं, तो उनको चाहिए गरम लोग। भैया बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक, अरविंद घोष, ये सारे लोग, यानी बंगाल का विभाजन हो रहा है, लेकिन अब बंगाल का विभाजन केवल बंगाल तक सीमित नहीं है। यहां तिलक आ गए, तिलक उसका नेतृत्व कर रहे हैं देश भर में, लाला लाजपत राय, भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह, सब लोग पंजाब में बंगाल के विभाजन का विरोध करें। अब बन रहा है देश, अब अरे मजा, ऐसा नहीं बेटा तुम बंगाल में कुछ करोगे तो बंगाली लड़ेंगे, बंगाल में कुछ करोगे तो मराठी भी लड़ रहे हैं, पंजाबी भी लड़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि अब देश बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। 1903-4 के दौरान ही कर्जन ने यह प्रस्ताव रख दिया कि बंगाल में बहुत बवाल चल रहा है, इसको बांट दो 2 हिस्सों में। जाहिर सी बात है, कहा गया क्यों, तो बोले कि प्रशासन में सुविधा हो जाएगी। लेकिन प्रशासन की सुविधा जो है वो झूठ था, सच वही थी जो मैंने अभी बताया, फूट डालो राज करो। और फूट किसमें डालना है, क्योंकि बंगाल राष्ट्रवाद का गढ़ होता चला जा रहा है। प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना है। H.H. राइजली, ये स्टेट सेक्रेटरी गृह सचिव है 1904 में, उसने कहा, असली बात बोल गया, कई लोग होते हैं ना असली बात बोल जाते हैं, आप कितना भी छुपाओ, ठीक है, कि मुंह पे नहीं आनी थी लेकिन भाई मुंह से निकल गई। हमारा उद्देश्य बंगाली राष्ट्र को विभाजित करना है, बंगाली राष्ट्र यानी बंगाली राष्ट्रवाद का जिक्र कर रहे हैं, ताकि वे फिर से एकजुट ना हो सके और हमारे खिलाफ संघर्ष ना कर सके, राइजली कह रहा है। तो अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट बनाया जाए और कर्जन और राइजली दोनों का नाम रख दिया गया तो आप कंफ्यूज ना होइए, ये राइजली का स्टेटमेंट है। 20 जुलाई 1905 को कर्जन ने विभाजन की घोषणा कर दी और 16 अक्टूबर से वो प्रभावी हो गया। यहां सीधा पीवाईक्यू है, 16 अक्टूबर 1905 को निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई, ऐसे पूछ दिया सवाल। ठीक है, सीधा सरल सा, तो प्रभावी हुआ, है ना, यानी विभाजन जो है प्रभावी हो गया। हमने देख लिया पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल हिंदू, पूर्वी बंगाल, और उसी में असम भी शामिल कर दिया मुस्लिम बहुल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता और पूर्वी बंगाल की राजधानी हो गई हमारी ढाका। अब देखो हो गया बंटवारा, प्रभावी भी हो गया, और उसके बाद यह तय किया गया कि इस बंटवारे को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक, और यह काम आरंभिक राष्ट्रवादियों ने किया, नरमपंथियों ने किया, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है ना, टाउन हॉल से यह स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाता है, टाउन हॉल कलकत्ता के अंदर। फिर इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अभी तक हम क्या देख रहे हैं, अभी तक जो आंदोलन है वो छोटा मोटा हो रहा है, घटनाएं हो रही हैं, इतना बड़ा कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। और दूसरे जो अब होने वाला है वो मॉडर्न इंडिया में अभी तक नहीं हुआ। अब निकलेंगे जुलूस, अब धरना होगा, प्रदर्शन होगा, हड़तालें होंगी, बहिष्कार होगा, सार्वजनिक सभाएं यानी पब्लिक मीटिंग्स की जाएंगी, लोग वहां भाषण दे रहे होंगे, जनता वहां
सुन रही होगी। और इसी संदर्भ में प्रीलिम्स के हिसाब से एक जरूरी फैक्ट आपको दिमाग में रख लेना है, जिसकी चर्चा हम लोग गांधी के आने के बाद ज्यादा करेंगे उस संदर्भ में, वो है निष्क्रिय प्रतिरोध। तो ये प्रश्न बन सकता है कि स्वदेशी आंदोलन के समय निष्क्रिय प्रतिरोध की योजना किस नेता ने बनाई? तो वो अरविंद घोष ने बनाई, ठीक है ना। और यहां पर क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन के साथ स्वराज की मांग आने लगी। स्वराज क्या होता है? स्व बराबर अपना, और राज तो आप जानते ही हैं, शासन, अपना शासन, ठीक है, अपना शासन, और इसी को स्वराज या स्वशासन भी कहा जाता है। अब पहली चीज क्या है, इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय नेता ये समझ गए थे कि भैया अंग्रेजों की नाभ भी कहां है। अंग्रेजों की नाभ भी कहां है से मतलब क्या, कहां पे तीर मारो, तीर मारो शोषण पर, शोषण पर। अपना माल बेचना चाहते हो विदेशी और चाहते हो कि भारत में उद्योग धंधे खत्म हो जाए, तो नारा आ गया स्वदेशी। अपने देश में बने हुए माल को खरीदो और विदेशी माल का बहिष्कार करो, ठीक है ना। अपने माल का जो है उपयोग करो, विदेशी माल का बहिष्कार करो, ठीक है ना। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, स्वदेशी। अगर प्रश्न कभी भी ये बने, प्रीलिम्स में बने, ठीक, कि विदेशी कपड़ों की होली निम्न में से किस आंदोलन के दौरान सबसे पहले जलाई गई, तो आप असहयोग आंदोलन नहीं करेंगे, उसके पहले ही स्वदेशी आंदोलन में विदेशी कपड़ों की होली जल चुकी है। गांधी जी आए हैं, गांधी जी परंपरा को आगे बढ़ा गए और बहुत आगे बढ़ा गए, लेकिन विदेशी कपड़ों की होली जल गई। आत्मनिर्भरता का प्रयास हो रहा है कि हमें आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए, स्वदेशी उद्यमों की स्थापना करनी है, यानी भारत के लोग अपने उद्योग, अपने उद्यम लगाएं। और इसमें महत्वपूर्ण है बंगाल केमिकल्स, इतना ध्यान रखना, बहुत गहराई में नहीं जाना। पीसी रे, प्रफुल्ल चंद्र रे, उन्होंने बंगाल केमिकल्स की स्थापना की, क्योंकि अंग्रेजों ने तो भारत में केमिकल इंडस्ट्री या केमिकल रिसर्च पर ध्यान ही नहीं दिया, जो मंगाना है वहां से मंगाओ। इसीलिए कहा क्या जाता है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ, इस देश में सुई तक नहीं बनती थी। और बच्चे, सच बात है कि इस देश में सुई भी नहीं बन रही थी, अंग्रेजी सुई आ रही थी। यहां पर जो ब्रिटेन में सुई बन रही थी, वो भारत आती थी। यानी हम अपने घर की सबसे बुनियादी जरूरत, अब तो तुम लोगों को समझ में नहीं आता होगा कि सर सुई की क्या जरूरत, लेकिन मैंने कम से कम बचपन में और जो है ना किशोरावस्था, एडवांस एज तक जो है अपने हाथ से अपने बटन टाके हैं। अगर बगल के जो है ये ना पांचे फट गए तो इसको टाका है, सिला है। नेकर भी एक विशेष जगह से फट जाती थी जब हम लोग छोटे थे, तो मेरी आदत थी कि मैं वहां पर भी टोभ लगाना जानता था। सुई हर घर की बुनियादी जरूरत होती थी बच्चा, क्यों? क्योंकि ये समाज जो है उपभोक्तावादी समाज नहीं था, एक। दूसरा, ये समाज जो है ये बहुत ज्यादा संघर्षों से निकल के आया। तो हमारे यहाँ सुई होती थी, हम कपड़े टाँक टाँक के पहन लेते थे, पायबंद नहीं लगाते थे, वो वाली स्थिति नहीं थी, लेकिन सिलाई खुली तो सिलाई हो जाती थी। बटन बटन तो अभी भी हो सकता है कि लगा लिए जाते हो, लेकिन अब तो बाजार में आप चले जाएं तो रेडीमेड कपड़े इतने सस्ते मिल रहे हैं, ठीक है ना, कि कोई जो है ना रिपेयर नहीं करता। चप्पल, हम लोगों ने कितनी गठा गठा के चप्पल पहनी, जूते का जब तक तल्ला नहीं घिसता था तब तक नहीं बदलते थे। तल्ला घिस जाता था, जब मोजे में पानी लग जाता था तब ये होता था कि अब तल्ला गया। गीली जगह पे पहुंचे तो मोजे में ठंडक का एहसास हुआ, अरे यार इसका मतलब है कि तल्ला घिस चुका है। तो घर वाले कहते थे कि अच्छा जूता दूसरा ले लो या तल्ला बदलवा लो। तल्ला क्या होता था? सोल, ठीक है, उसको कहते थे तल्ला बदलवा लो। तो भाई मोची क्या गए भैया, तल्ला बदल दो। अब उसने तल्ला बदल दिया। जब ऊपर वाला नीचे वाला सारा चमड़ा फट फटा गया तो जूता मिलता था। अब जूता क्या है यार, तुम में से सारे लोग है ना 4-4 जोड़ी जूता चप्पल रखे टहल रहे, टूटेगा फेंक दिया। ये समाज गलत दिशा में चला गया है। पता नहीं, मेरे जैसे लोग, मैं कहता हूं ना, बोलते रह जाएंगे भी कहना ठीक नहीं है। कई बार जब ऐसी बातें करो तो लोग कहेंगे कि इनके जैसे लोग भौंकते रह जाएंगे, ठीक है ना, अपमानजनक ढंग से हम लोगों को याद किया जाता है। तो पीसी रे ने बंगाल केमिकल्स की स्थापना की और क्या क्या बनाने लगे। देखो भैया, कपड़ा तो बनाने ही लगे, लेकिन साबुन नहीं बन रहा था। माचिस भारत में नहीं बन रही थी। स्वदेशी आंदोलन में कहा माचिस अपने हाथ से बनाएंगे, फिर अंग्रेज माचिस तक हमको बेच रहे थे। हैंडलूम, ठीक है, हथकरघा उद्योग फिर से जिंदा करने की कोशिश की गई। राष्ट्रीय बैंक बनाए गए, बीमा कंपनियां आदि बनाई गई, ठीक है। महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय स्कूल एवं कॉलेज खोले गए कि अंग्रेजों ने जो बनाए हैं उनको छोड़ दो। बाप रे, ये देखो आयरा कह रही है सर मेरे पास 16 जोड़ी है, 16 जोड़ी, ठीक है भाई, अत्याचार है। तुम किसी दूसरे के हिस्से के जूते पहन रही हो आयरा, इतने नहीं पहनने बेटा, ज्यादा नहीं अत्याचार करूंगा, लेकिन 16 है, इसको बटे 4 कर दो तो 4 चक्कू 16, 4 जोड़ी ठीक है यार, गणित हर चीज में है, 4 जोड़ी तक रख लो, इससे ज्यादा फिर अत्याचार है, ठीक है। एक चीज, 1906 में कलकत्ता में बनी राष्ट्रीय कॉलेज की एक राष्ट्रीय कॉलेज बना और अरविंद घोष जो नेता है उसके पहले प्राचार्य बने। 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हो गया और इसका जो नारा है वंदे मातरम, वंदे मातरम। और दूसरा आमार सोनार बांग्ला। आज आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, ठीक है ना, राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। वंदे मातरम का नारा किसने दिया? बंकिम चंद्र चटर्जी। उसमें रविंद्रनाथ टैगोर लिख के नहीं आना है। बंकिम नाथ चटर्जी ने एक उपन्यास लिखा था आनंद मठ नाम से, उसमें एक गीत है
वंदे मातरम। पता नहीं तुम्हें से कितनों को याद है, मुझे याद है, और मुझे हमेशा गाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना, गा दूं? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये आनंद मठ का एक फिल्म है, मातरम, पूरा लंबा। मैं खूब अमार सोनार बांग्ला, हमारा प्यारा बंगाल। अरे वाह, सबको याद है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राष्ट्रगान सबको याद है, राष्ट्रगीत याद नहीं होता अक्सर, लेकिन चलो बहुत ही बढ़िया, सबको याद है। अमार सोनार बांग्ला, तो पहली बार अमार सोनार बांग्ला गीत रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा ही इस आंदोलन के लिए। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट कि ये लिटरेचर के अंदर, साहित्य के अंदर आग लग गई भैया, एकदम आग लग गई। लोग जो है लिखने लग गए, तमाम सारा ऐसा साहित्य जो राष्ट्रवादी साहित्य है। वो क्या है, इसने लिखा दक्षिणा रंजन मित्र मजुमदार, ठाकुर मार झूली, ये नाटक है। सीधा प्रश्न यहीं से बन सकता है कि ठाकुर मार झूली इतना महत्वपूर्ण टेक्स्ट हुआ कि इसके साइक्लो स्टाइल करके लोगों ने पढ़े। क्या लिखा है दक्षिणा रंजन मित्र मजुमदार ने ठाकुर मार झूली में, खूब लोगों ने पढ़ा। इसी में कला, भारत में कला का भी विकास किया जाए, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स स्वदेशी आंदोलन में बनी, और नंदलाल बोस को पहली स्कॉलरशिप मिली है। गांधी जी की एक तुमने वो देखी होगी स्केच, काली काली रेखाओं से वो स्केच बनी हुई है केवल, और गांधी जी ऐसे लाठी लिए खड़े, वो नंदलाल बोस ने बनाई। तुम्हारा जो संविधान है, संविधान को चित्रित किया नंदलाल बोस ने शुरुआत में आकर प्रस्तावना से, ठीक है। तो ये बना। अभी इस बार के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एक सवाल आ गया गंधर्व कॉलेज के ऊपर, गंधर्व महाविद्यालय के ऊपर ना, कि 1901 में बना गंधर्व विद्यालय, जो बनाया पालुस्कर ने, वो कहां बनाया? बहुत सारे बच्चे करके आए, कोई ग्वालियर लिख के आया, कोई दिल्ली लिख के आया, लाहौर में बनाया था। तो यहां पर, अरे वाह मिताली, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, दिल खुश हो गया भाई। मिताली मंडल लिख रही है कि मैंने ठाकुर मार झूली पढ़ा है, बहुत बढ़िया। ऐसे तुम लोग यूपीएससी की तैयारी करते रहना। मेरी एक बात मान लेना बेटा, अगर कुछ करने का मन करता है, लिटरेचर पढ़ने का मन करता है, पढ़ो। यूपीएससी की तैयारी में बाधा नहीं बनेगा, तुम्हारी मदद करेगा, ठीक है ना। नवेद अभी बताएंगे बेटा, ठीक है। तो ये जो है मदद करेगा। तुम्हारा बायोग्राफीज पढ़ने का, जीवनियां पढ़ने का मन करता है, पढ़ो, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजें तुम पढ़ते रहो, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये मत सोचना कि अरे यार मैं यूपीएससी से धोखा कर रहा हूं। अब देखो, ये स्वदेशी आंदोलन, मजेदार बात क्या हुई, बंगाल के विभाजन के बाद आंदोलन है, और आंदोलन बंगाल में ही नहीं है, बंगाल तो बहुत बड़ा केंद्र है, लेकिन महाराष्ट्र भी पहुंच गया, पंजाब भी पहुंच गया, और मद्रास भी पहुंच गया। शहरों में है तो चूंकि छात्र आ गए, शिक्षित मध्य वर्ग, निम्न जो तुम्हारे नरमपंथी हैं उनसे पहले से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन इस आंदोलन में तो स्त्रियां भी आ गई। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन बड़ा जबरदस्त आंदोलन है, इसमें स्त्रियां 1905 से आपको दिखाई देने लगी। लेकिन सीमा क्या है, शहरी आंदोलन है, इसमें गांव तक ये आंदोलन नहीं पहुंच रहा है, और इस पूरे आंदोलन का कोई संगठनिक ढांचा नहीं बन पाया है, ठीक है ना। अच्छा, नहीं बन पाया, उसका एक झगड़ा, तो नरम पंथ बनाम गरम पंथ है, ठीक है ना। स्वदेशी आंदोलन, नरम पंथ बनाम गरम पंथ। इसलिए कौन बनाएगा, ढांचा बनाने वाले ढांचा तोड़ने पे तुले हुए हैं, उसकी कहानी आगे देखेंगे। आंदोलन का ये दमन करते हैं, इतना बुरा दमन होता है स्वदेशी आंदोलन का कि आप ये समझ लीजिए कि लोकमान्य तिलक वगैरह की गिरफ्तारी, जगह जगह पर लाठीचार्ज, लोगों को जेल में डालना, ये सारी बातें आम होना शुरू हो गई। यानी 1905-6 के दौरान जो घटनाएं हो रही हैं देश में, यानी बंगाल का विभाजन और फिर स्वदेशी आंदोलन, उसने क्या किया है कि पूरी तरीके से अंग्रेजों को घबरा दिया कि ये तो कुछ होने वाला है देश के अंदर। अच्छा, मुझे एक बात याद आई, अनमोल है क्लास में, अगर तो उसको ये बताना है कि वो कल मुझे पूछा, क्योंकि कल क्लास एकदम खत्म हो गई थी, मैंने बाद में मुझे याद आया, ये बॉम्बे एसोसिएशन की बात कर रहा था जो 1852 में बनी। हम लोगों ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करी है, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये दोनों अलग अलग है। बॉम्बे एसोसिएशन 52 में बनी, वो बंबई की पहली एसोसिएशन है, लेकिन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बाद में बनती है, ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखना है, उसने कल अनमोल ने ये सवाल कर लिया था जब मैं खत्म कर रहा था क्लास। ओके, इसका दमन हो रहा है। अरविंद घोष ने संन्यास ले लिया, उसके बाद वो पौंडीचेरी के पास चले गए अपना एक आश्रम बना करके। और चूंकि अरविंद जो है इतने महत्वपूर्ण नेता है, अरविंद घोष क्या है, गरम पंथ से संबंधित है, गरमपंथी नेता है, और बहुत ही उग्र राष्ट्रवाद है इनका। लेकिन अचानक से इन्होंने जब ये दमन चक्र चला तो ले लिया संन्यास, और संन्यास लेकर के जब कोई आश्रम बनाएगा, संन्यास लेगा, धर्म और आध्यात्म की बात करेगा, तो नई चीज जो जुड़ गई वो थी आध्यात्म। राष्ट्रवाद उनके यहां पहले से ही मौजूद है, और इसी से एक धारा निकलती है आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की, ठीक है। और इस आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के अंदर क्या चीज जो है महत्वपूर्ण हो जाएगी, धर्म। तो अरविंद के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के भीतर कुछ लोग हिंदू राष्ट्रवाद की जड़ें तलाशते हैं। मेरा मानना है कि यह गलत है। अरविंद संन्यास लेकर के कहां चले गए, पौंडीचेरी के निकट उन्होंने एक आश्रम बना लिया, बहुत खूबसूरत आश्रम है, मैं आज तक जा नहीं पाया हूं, लेकिन मेरी तमन्ना है कि मैं अरविंदों के आश्रम में चला जाऊं। अरविंद भी कहा जाता है, लेकिन बंगाल में आप जानते हैं कि, अच्छा चैट बंद हो जाए, एआई तो एआई है बच्चे, कौन समझा सकता है, ठीक है ना। एआई को कौन समझा सकता है, वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मैं तो तुम्हारे जैसे इंटेलिजेंट लोगों को समझा सकता हूं जिनका ओरिजिनल इंटेलिजेंस है। मैं देख रहा हूं फौजिया, अमिशा, तमाम सारे बच्चे टाइम के संबंध में कुछ लिख रहे हैं। बेटा मैं
जो इंस्टीट्यूट होता है ना आपका, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसकी अपनी कुछ पॉलिसीज है। तो अभी उसने 11 बजे मुझे कहा, मैं 11 बजे आ रहा हूँ, ठीक है। अगर वो 10 बजे जब करेंगे तो मैं 10 बजे आ जाऊंगा। मैंने ये जो है सुन लिया, मैंने देख लिया है। 10 वाले के लिए मैं उनसे कहूंगा कि 10 बजे की क्लास कर दे, लेकिन अगर ये कुछ दिन रहता है तो उसको बियर करो, ठीक है ना। चलो, तो ये आ गया हमारा आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। अरविंद घोष ने संन्यास ले लिया 12 साल में। ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। 12 साल में बहुत एक लोकप्रिय संगठन था, ठीक है, बंगाल प्रांतीय समिति, उस पर कर दिया लाठीचार्ज। उसके अध्यक्ष थे एस अब्दुल रसूल नामक व्यक्ति। और यहीं पर 12 साल में एक नेता है अश्विनी कुमार दत्त। ये जो कि केवल फैक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान रखिएगा। अब देखो, कृष्ण कुमार दत्त ये है नरम पंथी नेता। तो केवल गर्म पंथियों का दमन नहीं हुआ, नरम पंथियों का भी दमन हुआ। इनको भी अन्य 8 नेताओं के साथ देश निकाला दे दिया गया। ये स्वदेशी आंदोलन में ही पंजाब के अंदर लाला लाजपत राय और भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह को भी देश निकाला दे दिया गया। निकल जाइए देश छोड़ करके। ये लोग चले गए अमेरिका और यूरोप। बहुत सारे नेता जिनको देश निकाला दिया गया वो देश छोड़ के चले गए और विदेशों में ही इन्होंने फिर आंदोलन की शुरुआत की। जिस समय यहां पर स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, उसी समय पंजाब में एक आंदोलन लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने इससे जोड़ दिया। और वो किसके खिलाफ था? पंजाब लैंड कोलोनाइजेशन एक्ट 1906 के खिलाफ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि उसी समय पंजाब में पंजाब लैंड कोलोनाइजेशन एक्ट के खिलाफ आंदोलन शुरू होता है, जो आगे भी चलेगा। 1908 में नाहर सत्याग्रह शुरू हो जाएगा पंजाब के अंदर। तो ये आंदोलन देश भर में फैल रहा है। एक सवाल जो अक्सर हो जाता है कि सर स्वदेशी आंदोलन के बाद क्या हुआ? बंगाल का विभाजन निरस्त हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, दमन कर दिया। लेकिन 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आए और उन्होंने इसको निरस्त कर दिया। ऐसा नहीं था कि वो बड़े अच्छे आदमी थे। देश निकाला से मतलब ये होता है बेटा देश छोड़ के चले जाओ, देश छोड़ के चले जाओ, अब आप देश में नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये लोग देश छोड़ के चले गए। कई लोग क्या करते थे कि जिला तो कम से कम छोड़ के चले ही जाते थे और गुपचुप भेष बदल के जो है रहने लगते थे। अब आज की तरह आधार कार्ड तो है नहीं और आधार कार्ड से कनेक्टेड तुम्हारा मोबाइल नंबर तो है नहीं कि पता चला हर समय पुलिस आपके पीछे पड़ी, सीसीटीवी कैमरा में आप देख लिए गए, ठीक है ना। अब जरा देख लो कि एक इसमें हो गया खेला, ठीक। हमने आपको अभी बताया था पीछे कि कैसे इन्होंने मुस्लिम लीग का कर दिया गठन। ये सांप्रदायिकता और सांप्रदायिकता के आधार पर मुस्लिम लीग का गठन। तो यहां पर मुस्लिम लीग बनाते हैं कौन? अंग्रेज बनाते हैं सक्रिय रूप से 1906 में। तो वो जो स्लाइड थी जहां पर आपने खत्म किया वहां पर एक बॉक्स बना दो, जहां पर अभी पिछली वाली स्लाइड खत्म की वहां पर बॉक्स बनाओ और लिखो मुस्लिम लीग का गठन 1906। मुस्लिम लीग का गठन 1906। पहला बुलेट पॉइंट, अंग्रेजों ने ना सिर्फ बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया, बल्कि मुस्लिम लीग जैसे सांप्रदायिक दल का गठन करने में भी, हाँ बेटा बॉक्स में स्वीटी, हाँ जॉर्ज पंचम ने राजधानी बनाया था अनुराधा। वो जब हम लोगों ने दिल्ली दरबार पढ़े थे ना, उसमें हम लोगों ने इसको लिख लिया है, तो इसलिए इसको यहां पे फिर से नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलो, बिहार से बंगाल अलग नहीं हुआ था निसार, बंगाल से बिहार अलग हुआ था 12 में। बहुत बड़ा स्टेट था। अंग्रेजों की एक बात तो सही थी कि प्रशासनिक असुविधा है कि उसमें उस समय तक जो बंगाल है पूरा, और बंगाल विस्तृत है आज के बांग्लादेश से, ठीक है। असम भी उसके अंदर प्रशासनिक रूप से कई सारे महकमे डिपार्टमेंट्स जो है वो बंगाल देखता था, ठीक। तो बहुत बड़ा स्टेट उधर से भी है, पूरब की तरफ से भी, और यहाँ बिहार और उड़ीसा भी उसी में जुड़ा हुआ है। 12 में फिर बिहार को इसीलिए अलग किया गया कि प्रशासनिक दिक्कत थी, लेकिन बिहार को अलग करना, उसको कल्चरली अलग से पहचाना जा सकता है कि प्रशासनिक रूप से आप बिहार को अलग कर दीजिए, लेकिन बंगाल को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित किया था। तो लिखो कि मुस्लिम लीग जैसे सांप्रदायिक दल का गठन करने में भी अंग्रेजों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। हो गया। लिखो, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह। अब देखो अंग्रेजों की मदद कौन कर रहा है? राजा रजवाड़े, नवाब, यही सब तो है अंग्रेजों के चमचे। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, एक मीटिंग हुई मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की। ठीक है, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के विशेष अधिवेशन में इसका गठन हुआ। आगा खान
आगा खान इसके पहले अध्यक्ष बने। तो पहला जहां भी आता है तुमको वो पकड़ लेना है। निम्न में से कौन मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष था? तो लिख दिया सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान। कठिन बन गया, आ गया आगा खान। आगा खान इसके पहले अध्यक्ष बने। नवाब ने घोषणा की कि पूर्वी बंगाल में मुसलमानों का राज होगा। ठीक है, नवाब ने कहा ये मुसलमानों तुम स्वदेशी आंदोलन में मत जुड़ो, क्योंकि जो पूर्वी बंगाल है वहां पर मुसलमानों का राज होगा। चलो, ये आ गया सांप्रदायिकता का हमारा एक छोटा सा जिक्र। अब आज की आखिरी जो है बात हम लोग कर लेते हैं अगले 5 मिनट 7 मिनट के अंदर। अब देखो भाई हुआ क्या, जब ये स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, दमन वमन तो सब हो गया, ठीक है ना, लेकिन स्वदेशी आंदोलन की रणनीति पर मतभेद सूरत में कांग्रेस के विभाजन का कारण था। ये सवाल हो गया, इसका कारण क्या था? तो कारण आपने गिना दिया, सूरत। कांग्रेस का विभाजन कहां होता है? सूरत अधिवेशन में। सीधा सवाल बन जाएगा, सिंपल पूछ रहे हैं आजकल, ठीक है ना, कि निम्न में से किस अधिवेशन में? भाई तुम लोग कहां लड़ रहे हो भाई, कहां झगड़ा चल रहा है ना? झगड़े वगड़े मत करो आपस में, क्लास पढ़ो ध्यान से भाई। पहला सवाल ऐसे बन सकता है कि निम्न में से किस अधिवेशन में या किस स्थान पर हुए अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ? सूरत, अहमदाबाद, कलकत्ता, मद्रास। आपने कहा सूरत, ठीक है। दूसरा, किस सन में हुआ था? 1907 में। और किस वजह से हुआ था? स्वदेशी आंदोलन की रणनीति पर मतभेद की वजह से हुआ था। अब देखो नरमपंथी क्या चाहते थे और गरमपंथी क्या चाहते थे। नरमपंथी कह रहे थे स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित रहे, और चूंकि गरमपंथियों को तुमने देखा ना, लाल बाल पाल, वो कह रहे नहीं स्वदेशी आंदोलन पूरे देश में ले जाएंगे। नरमपंथी कह रहे हैं कि स्वदेशी आंदोलन में केवल विदेशी माल या सामान का बहिष्कार हो। गरमपंथी कह रहे नहीं, स्कूल कॉलेज गिरशासन प्रशासन सबका बहिष्कार हो। नरमपंथी कह रहे हैं कि अंग्रेजों से पूरी तरह असहयोग मत करो, और गरमपंथी कह रहे हैं कि पूरी तरह असहयोग करो। तो ये तुमको मतभेद पता चल गए गरमपंथी और नरमपंथी के बीच में। 6 में जब ये स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, अध्यक्ष कौन है? सवाल है तुम्हारे लिए। दादा भाई नौरोजी, सब इज्जत करते हैं आंख मूंद के। क्या नरमपंथी क्या गरमपंथी, दादा भाई नौरोजी नरमपंथी है, लेकिन कोई भी गरमपंथी ये नहीं कह सकता कि दादा भाई नौरोजी की बात हम नहीं मानेंगे। इतना बड़ा स्टेचर है बात, और क्या खूबसूरत देश है बेटा ये। एक पारसी है ना, एक पारसी नेता है और सारे लोग उसकी इतनी इज्जत करते। गांधी जी तक दादा भाई नौरोजी की बहुत इज्जत करते। वहां ये नहीं चल रहा था कि भाई हिंदुओं के नेता मुसलमानों के नेता, एक पारसी, मतलब पॉपुलेशन में लेस देन 1% भी नहीं है, उससे भी बहुत कम, उसका एक नेता है जो भारत के लिए, भारत के हित में काम करता है, और हर कोई उनकी इज्जत करता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, ठीक है ना। क्या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया लिखा ही होगा कहीं, नहीं लिखा है तो फिर से लिख दो, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये सबके दादा हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को राष्ट्र बाबा कहना चाहिए, राष्ट्र पितामह है ये, ठीक है। ये भीष्म पितामह के बाद आधुनिक भारत में दूसरे पितामह है दादा भाई नौरोजी। तुम लोग जान नहीं रहे बेटा, कभी कभी कुछ लोगों के बारे में कम सुनो। इनका इतना ऋण है हम लोगों के ऊपर कि ना सर से पांव तक दबे हुए। दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सब लोग बहुत बड़े नेता है। अब देखो क्या हुआ झगड़ा। आंदोलन में नरमपंथियों की रणनीति आगे जाएगी या गरमपंथियों की रणनीति जाएगी? इस किस बात पर निर्भर करता है कि दादा भाई नौरोजी के बाद अध्यक्ष कौन बनेगा। अध्यक्ष के हिसाब से नीति बनेगी। गरमपंथी 1907 में तिलक को अध्यक्ष बनाना चाह रहे, नरमपंथी बनाना चाह रहे रशीद अहमद किदवई को। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर कभी आ गया तो आपको ये ध्यान रख लेना चाहिए। थोड़ा कठिन प्रश्न होगा लेकिन आपको ये आता होगा, ठीक है। अंग्रेज क्या चाहते थे कि ये दोनों आपस में ना बाल पकड़ के जूता उता चलाएं और कांग्रेस हो जाए खत्म। यही ना मजेदार होगा। नहीं बेटा, सुभाष चंद्र बोस के समय तक तो ये नरमपंथ गरमपंथ खत्म हो गया था। आएगी बात तब हम लोग बात करेंगे। तो अंग्रेज ये चाह रहे हैं कि दोनों के बीच में बंटवारा हो जाए, और बंटवारा होकर हो जाए सब खत्म, ठीक। 2 लोग ऐसे हैं नरमपंथियों में जो है गोखले और दादा भाई नौरोजी। ये दोनों लोग कह रहे हैं कि भाई अब समय आ गया है जब गरमपंथियों के साथ समझौता कर लो। लेकिन एक नरमपंथी ऐसे हैं जो समझौते को तैयार नहीं है, फिरोज शाह मेहता। दूसरी तरफ गरमपंथी भी कह रहे हैं कि नहीं, बंटवारा नहीं होना चाहिए कांग्रेस का। लेकिन गरमपंथियों में एक गरमपंथी ऐसे हैं जो दमन के बाद जिन्होंने संन्यास लिया है, लेकिन कांग्रेस का विभाजन जो है ना, कहा जाएगा कि फिरोज शाह मेहता और अरविंद घोष की वजह से चले गए पांडिचेरी। विभाजन हो जाएगा पूरी तरीके से, पांडिचेरी में ध्यान देंगे, लेकिन विभाजन हो गया। ना मेहता माने ना माने अरविंद घोष। तो एक सवाल आपको दिमाग में रखना चाहिए कि कांग्रेस का सूरत में जो विभाजन है वो मूल रूप से फिरोज शाह मेहता बनाम अरविंद घोष के गुटों के बीच का विभाजन है। लेकिन भैया वो सूरत में अधिवेशन चल रहा है, किसी ने फेंका के मारा जूता, ठीक है ना। आज ही हमारी संसद वगैरह में जूता नहीं चलता, तब भी चल रहा था, फेंका के जूता मारा, बच गए लोग, मतलब सीनियर लीडर्स को लगा नहीं, लेकिन माहौल इतना गर्म है। अरविंद घोष बनाम फिरोज शाह मेहता की जूतम पैजार जिसको कहते हैं वो हो गई। लेकिन एक फैक्ट जो आपको ध्यान रखना है, जो आमतौर पर मिस कर जाते हैं, जैसे मैं कहूं कि नरमपंथियों और गरमपंथियों की लड़ाई में कौन जीता होगा, आप कहेंगे सर गरमपंथी, नरमपंथी तो नरम है,
लेकिन ये नरमपंथी इतने नरम भी नहीं हो, खासतौर पर फिरोज शाह मेहता। कांग्रेस पर नरमपंथियों का कब्जा हो गया और गर्मपंथियों का नेतृत्व यहां से गया बिखर। ठीक है, यहां से गर्मपंथियों का नेतृत्व बिखर गया। ठीक है ना, बिल्कुल नरमपंथी अलोकप्रिय भी हो गए। जो हार गया वो गर्मपंथी थे और वो लोकप्रिय बहुत थे, जनता उनको चाहती थी। अब जैसे लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय खासतौर पर, लेकिन लोकमान्य तिलक। तो कुल मिला के ये कहानी हमारी करते करते 1907 तक आ गई। बचे हैं 40 साल हमारी इस कहानी के। आगे बढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में, जब हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजों ने खाली हमारे यहाँ मुस्लिम लीग का गठन नहीं कर दिया हमको तोड़ने के लिए, ऐसे संविधान और ढांचे का निर्माण किया जिससे देश का टूटना भविष्य में तय हो गया। कल आगे की कहानी सुनते हैं हम लोग, मिलते हैं।